कभी सोचा है कि इंडिया में एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? देखो, ये सिर्फ एक ग्रेट बिजनेस प्लान होने की बात नहीं है। यहाँ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। सो अगर आपको जानना है कि इन सब के लिए क्या जरूरी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इन की रूल्स को डिटेल में समझते हैं। आज हम इसे 6 में हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। We'll kick things off with who is actually eligible to start a bank. फिर हम पैसे की बात करेंगे, कैपिटल एंड शेयर होल्डिंग रूल्स क्या हैं। उसके बाद we'll look at some crucial restrictions, फिर आएगी रूरल एरियाज को सर्व करने की जिम्मेदारी। और हाँ, एक स्पेशल पाथवे भी है फॉर स्मॉलर बैंक्स जो बड़ा बनना चाहते हैं। और हाँ, एंड में एक क्विक क्विज भी होगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर एक बैंक को प्रमोट कर कौन सकता है? Who gets to apply for a banking license in the first place? Let's find out. फर्स्ट अप, इंडिविजुअल्स। हाँ, अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या प्रोफेशनल है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। लेकिन एक शर्त है, आपको बैंकिंग और फाइनेंस में कम से कम 10 साल का सीनियर लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसलिए ताकि जो लोग बैंक चला रहे हैं उन्हें पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। एक्सपीरियंस रियली मैटर्स हियर। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट एंटिटीज। इनके लिए कम से कम 10 साल का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर ग्रुप के टोटल एसेट्स 5,000 करोड़ से ज्यादा हैं तो उनका नॉन फाइनेंशियल बिजनेस उनके टोटल एसेट्स या इनकम का 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज टू एंश्योर द मेन फोकस स्टेज ऑन बैंकिंग एंड नॉट अदर वेंचर्स। और आखिर में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs भी इस रेस में शामिल हो सकती हैं। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो खुद एक बैंक में कन्वर्ट हो जाएं या फिर एक नए बैंक को प्रमोट करें। पर हाँ, उन पर भी सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं, एक 10 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड और उनके ग्रुप के लिए वही 40% नॉन फाइनेंशियल बिजनेस की लिमिट। ओके, तो मान लीजिए आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर लिए। अब आती है सबसे बड़ी हर्डल, पैसा। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल फाउंडेशन जो एक नए बैंक के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। और ये है अ बिग नंबर। आपको शुरुआत में मिनिमम 1,000 करोड़ रुपीस की पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल या नेटवर्थ चाहिए। और ये कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अमाउंट आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है एट ऑल टाइम्स। इतना ही नहीं, पहले 3 साल तक बैंक को कम से कम 13% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR मेंटेन करना होगा। इसको एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट समझो। ये बताता है कि बैंक कितना स्ट्रांग है और पोटेंशियल लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं। बेसिकली इट्स अ साइन ऑफ अ हेल्दी एंड स्टेबल बैंक। और एक और कंडीशन है, बिजनेस शुरू करने के 6 साल के अंदर बैंक को अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना होगा। इसका मतलब है कि उसे एक पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, जिससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स के स्टेक की। शुरुआत में उन्हें कम से कम 40% पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होल्ड करना पड़ेगा और वो इसे फौरन बेच नहीं सकते। ये पूरा स्टेक 5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। इट शोज देयर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। शेयर होल्डिंग रूल्स में कुछ और भी डिटेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रमोटर की होल्डिंग पहले से ही 40% से कम है तो लॉक इन पीरियड 26% पर अप्लाई होगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 15 साल के अंदर प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 26% तक लानी होगी। ये इसलिए है ताकि बैंक पर हमेशा के लिए किसी एक ग्रुप का कंट्रोल ना रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक्सपोजर नॉर्म्स पर। इसका सीधा सा मतलब है एक नया बैंक किसको लोन दे सकता है और कहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और जैसा आप देखेंगे, यहां कुछ काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये रूल्स बहुत सख्त हैं और इसकी एक गुड रीजन है। बैंक अपने ही प्रमोटर्स, उनके रिश्तेदारों या 10% से ज्यादा शेयर रखने वालों को कोई लोन या क्रेडिट नहीं दे सकता। इट्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सोच के देखिए, बैंक अपने ही लोगों को आसान शर्तों पर लोन दे, ये ठीक नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट अप, एक ऐसी चीज जो इन गाइडलाइंस में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर डाली गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए देखते हैं नए बैंक्स के लिए इसका क्या मतलब है। ये एक बहुत जरूरी रूल है। हर नए बैंक को अपनी कम से कम 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में खोलनी होंगी। और इन सेंटर्स को डिफाइन किया गया है ऐसी जगह जिनकी पॉपुलेशन 9,999 तक हो। इससे इंश्योर किया जाता है कि बैंकिंग सर्विसेज देश के दूर दराज इलाकों तक भी पहुंचे, ना कि सिर्फ बड़े शहरों में। चलिए अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अगर एक SFB एक यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है तो उनके लिए क्या रास्ता है? व्हाट्स द ट्रांजिशन पाथ? SFBs के लिए एक पूरी एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट है। उनकी मिनिमम नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपीस होनी चाहिए, 5 साल का एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड और उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए।
साथ ही पिछले 2 साल से वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए और उनके बैड लोन्स यानी एनपीएज बहुत कम होने चाहिए। बेसिकली ये साबित करता है कि बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग और वेल मैनेज्ड है। अरे काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, चलो एक छोटा सा नॉलेज चेक करते हैं टू सी कि आपने कितना ध्यान दिया। रेडी है? लेट्स बिगिन। सवाल नंबर 1, एक नए यूनिवर्सल बैंक के लिए इनिशियल मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? सोचिए सोचिए, व्हाट वाज दैट बिग नंबर? एंड द आंसर इज 1000 करोड़। अगर आपका जवाब सही था तो वेल डन। ठीक है, सवाल नंबर 2, एक बैंक प्रमोटर को मिनिमम 40% शेयर कैपिटल कितने साल तक होल्ड करना पड़ता है? व्हाट्स दैट लॉक इन पीरियड? सही जवाब है 5 साल। उन्हें वो स्टेक 5 साल तक जरूर होल्ड करना पड़ता है। डिड यू गेट दैट वन राइट? सवाल नंबर 3 आपके सामने है। एक नए बैंक को अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में अपनी कितनी परसेंटेज ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला रूल है। और सही जवाब है 25%। कम से कम 1/4 ब्रांचेस रूरल एरियाज में होनी चाहिए। चौथा सवाल, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए? क्या ये एक नए बैंक से अलग है? इसका जवाब है 1000 करोड़ रुपीस। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये रहा आखिरी सवाल, जरा सोच के जवाब देना, क्या एक नया बैंक अपने ही प्रमोटर्स को लोन दे सकता है, हां या ना? एंड द आंसर इज अ वेरी क्लियर नो। एक बैंक को अपने प्रमोटर्स के साथ किसी भी तरह का एक्सपोजर रखने से साफ मना किया गया है। एंड दैट्स अ रैप ऑन अ नॉलेज चेक। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।